नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे यूपी की सियासत की। और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। मैं तो ये मानता ही हूं कि बीजेपी का कार्यकाल जो है वो बहुत सफल नहीं रहा। अगर वो नहीं मानती है तो फिर जनता उसको मनाएगी। इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। और वो ये बताती है कि जिसको अपने बारे में गलतफहमी है, वो गलतफहमी कैसे दूर की जाएगी। आगरा में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने यूपी इंतखाबात 2022 से मुतल्लिक कांग्रेस के एक बड़े फैसले पर से पर्दा उठाया, या ये कहिए कि सलमान खुर्शीद ने अपनी तरफ से दावा कर डाला। सलमान खुर्शीद से जब आगरा में पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, तो सलमान खुर्शीद ने फौरी कहा कि कांग्रेस 2022 असेंबली इंतखाबात प्रियंका गांधी वाड्रा की क़यादत में लड़ने जा रही है। ताहम उन्होंने ये जरूर कहा कि सीएम का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला पार्टी आला कमान करेगा। सलमान खुर्शीद के दावे को इसलिए भी तक़वियत मिलती है क्योंकि प्रियंका गांधी गुज़िश्ता कुछ साल से यूपी की सियासत में सरगर्म रोल अदा कर रही हैं। चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें। वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। ऐसा है, गठबंधन दिल से होता है। अगर कोई दिल से आके जुड़ना चाहता है तो जुड़े, लेकिन गठबंधन जो है सिर्फ हिसाब किताब करके नहीं होता है। इसलिए अभी तक तो किसी ने दिल की बात कही नहीं है। तो जब दिल की बात हुई नहीं तो हमने दिल से जवाब नहीं दिया किसी को। जनता रहेगी मुख्य मुद्दा, और जनता का हर पहलू, जनता की हर उम्मीद, जनता की हर अपेक्षा, जनता के हर अरमान को हम मुद्दा बनाएंगे। मैं तो ये मानता ही हूं कि बीजेपी का कार्यकाल जो है वो बहुत सफल नहीं रहा। अब बीजेपी जिस दिन ये बात मान जाएगी तो शायद वो अपने रास्ते को ठीक कर ले। अगर वो नहीं मानती है तो फिर जनता उसको मनाएगी। इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव का निर्णय आता है, परिणाम आते हैं, और वो ये बताती है कि जिसको अपने बारे में गलतफहमी है, वो गलतफहमी कैसे दूर की जाएगी। देखो, ये जो फ्यूडल फैमिली फ्रेम में फिक्स पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो इस फ्यूडल फैमिली फ्रेम में फिक्स कांग्रेस पार्टी परिवार के आगे, फैमिली के आगे कुछ देखती ही नहीं है। अभी भी कांग्रेस पार्टी जो बची खुची है, जो उसकी खुरचन बची हुई है, उसमें भी कुछ जनाधार वाले नेता हो सकता है हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि परिवार के घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाहती। और फ्यूडल फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी को इस बात का अभी भी गलतफहमी है कि जनता उनके साथ जाएगी। अरे भैया, जनता ने जो है वो, आप कहते हो बड़ी कुर्बानी दी, सूद ब्याज के साथ आपने जो है वो कुर्बानी वसूल ली है जनता से, और जनता को आपने कुछ नहीं दिया है। अभी भी जो है वो आप लोगों को सपने के सौदागर बन के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले, अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सभी की आंखों में खुशी, ज़िंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एसपी स्पोक्स पर्सन नाहिद अली खान जी जुड़ चुकी हैं। खैर मकदम है आपका। ये बताएं नाहिद जी कि कांग्रेस कह रही है कि सीएम उम्मीदवार के तौर पर, हालांकि अभी ऑफिशियल बयान आना बाकी है, सलमान खुर्शीद का ये बयान है कि सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी होंगी, और प्रियंका गांधी होगी तो जीत मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का मैटर है, उनका अपना पार्टी का जो भी फैसला हो। सलमान खुर्शीद साहब का बयान आया है, अब ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, वो जो भी फैसला ले। देखिए, इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें कोई एतराज है।
बेसिकली फर्क और एतराज की बात तो बीजेपी के लिए है और बीजेपी को फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि जो बीजेपी क्या फिक्र की बात है प्रियंका गांधी को सीएम के तौर पर अगर वो आगे करते हैं, क्या वो फिक्र की बात होगी? मैंने कहा आपसे कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी के लिए फिक्र की बात नहीं है। फिक्र की बात तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी का वोटर सपोर्टर ही कांग्रेस का वोटर सपोर्टर है और कांग्रेस का वोटर सपोर्टर ही बीजेपी का वोटर सपोर्टर है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब प्रियंका पर ये माना जाता है कि जो तबके सपा को सपोर्ट करते हैं वो कांग्रेस को भी कैटर करने की कोशिश कर रही है, उन वोटर्स को, जैसे कि मुस्लिम तबका है, सपा उन वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश में है और वहीं कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश में है। मुदस्सिर साहिबा, जो भी मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं फिर इससे भी बताती हूँ। जो वोट जो बीजेपी का, जो कांग्रेस का वोट जो बीजेपी को चला गया, आपको रोकना चाहेंगे कुछ देर के लिए, आपको रोकना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। आता है उसकी वजह से हवा दूषित होती है। अभी तक हम कहते थे कि सारी सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। राज्य सरकारें कहती थी केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार कहती थी राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से तो काम नहीं चलता ना, हमें समाधान निकालना है और दिल्ली सरकार समाधान निकालने पे विश्वास रखती है। पिछली साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है। ये बायो डिकम्पोजर क्या कहता है? पहले तो हम ये समझ लें कि पराली की समस्या क्या है। धान की फसल लगभग अक्टूबर के महीने में किसान काटता है। जो जब धान की फसल कटती है तो धान की फसल कटने के बाद इतना इतना तना उसका नीचे रह जाता है, उसको डंठल कह लीजिए, तना कह लीजिए, उतना रह जाता है, इतना इतना तना नीचे ज़मीन पे रह जाता है। इसको पराली कहते हैं। इसके बाद किसान को थोड़ा ही समय मिलता है, 20-25 दिन का समय मिलता है। उसके बाद उसे गेहूं की बुआई करनी होती है, तो समय बहुत कम होता है। इस समय के बीच में किसान को इस तने को, इस डंठल से मुक्ति पानी होती है। तो किसान क्या करता है? तीली जला के आग लगा देता है और ये सारी जल जाती है, पराली सारी जल जाती है, खेत साफ हो जाता है और किसान दोबारा गेहूं की बुआई कर लेता है। इसकी वजह से धुआं पैदा होता है। अभी तक हम लोगों ने किसानों को टारगेट किया। जो किसान अपने खेत को जलाएगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सरकारों ने क्या किया? दोष सारा सरकारों का है, दोष किसान का नहीं है। सरकारों को समाधान देना चाहिए था, सरकारों ने समाधान नहीं दिया, सरकारें दोषी हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, बेहद सस्ता है। उस बायो डिकम्पोजर को हमने दिल्ली में टेस्ट किया। दिल्ली में 39 गांवों में 39 विलेजेस, 39 गांव में हमने 1935 एकड़ जमीन के ऊपर इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया। इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करने से जो डंठल है ये गल जाता है और गलने के बाद जमीन तैयार हो जाती है दोबारा बुआई करने के लिए। इस डंठल को काटना नहीं पड़ता, इस डंठल को जलाना नहीं पड़ता। इसके शानदार नतीजे आए। तो दिल्ली सरकार के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उन सभी किसानों से बात की जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया था, सब बेहद खुश थे। फिर हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने एक एयर क्वालिटी कमीशन बनाया है केंद्र सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए। तो हमने एयर क्वालिटी कमीशन में एप्लीकेशन फाइल की। हमने कहा भाई दिल्ली ने अब समाधान दे दिया है। जैसे हमने दिल्ली सरकार में अपने सारे किसानों को मुफ्त हम लोगों ने बायो डिकम्पोजर का छिड़काव उनके खेतों पे कराया, ऐसे ही आस पड़ोस के सारे राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि वो भी अपने अपने किसानों के खेतों में मुफ्त बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करें। तो एयर क्वालिटी कमीशन ने कहा भाई आप कह रहे हो बड़ा अच्छा है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराओ। तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की एक एजेंसी से कहा, वेबकॉस केंद्र सरकार की एक संस्था है, हमारी नहीं है, दिल्ली सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है।
वैपकॉस एक एजेंसी है केंद्र सरकार की, उसको कहा कि आप इसका ऑडिट कीजिए, आप इसकी जांच कीजिए और देखिए कि जो दिल्ली सरकार ने ये बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया है, क्या ये अच्छा है, इसके क्या नतीजे हैं। वैपकॉस की अब रिपोर्ट आई है, उन्होंने पूरी अपनी जांच कर ली है, उन्होंने जांच लगभग 4 जिलों के 15 गांवों में जाके उन्होंने 79 किसानों से बात की और 79 किसानों से बात करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है, केंद्र सरकार की एजेंसी ने लिखा है कि बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से दिल्ली के किसान बेहद खुश हैं। इसके जो नतीजे आए वो बड़े उत्साहवर्धक हैं। 90% किसानों ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी पराली गल गई और उनकी जमीन तैयार हो गई अगली गेहूं की फसल बोने के लिए। किसानों ने बताया कि पहले 6 से 7 बार, गेहूं बोने से पहले 6 से 7 बार खेतों की जुताई करनी पड़ती थी। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से 1 से 2 बार जुताई करने से ही काम चल गया, फायदा हुआ बहुत। खेतों में जो ऑर्गेनिक कार्बन था उसकी मात्रा पहले से 40% तक ज्यादा मात्रा बढ़ गई। ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ गया बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से वो पराली जो है वो एक तरह से खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई और तो 40% तक वृद्धि हुई कार्बन के कंटेंट में। नाइट्रोजन की मात्रा 24% तक बढ़ गई उसमें मिट्टी में। बैक्टीरिया जो है 7 गुना बैक्टीरिया बढ़ गया। जो मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ बैक्टीरिया होता है जो उसमें फसल उगाने में मदद करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया 7 गुना बढ़ गया और फंगस जो है जो कि फायदा पहुंचाती है फसलों को, वो 3 गुना बढ़ गई। मिट्टी की क्वालिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहूं का अंकुरन 17 से 20% तक बढ़ गया। लगभग आधे किसानों ने यह स्वीकार किया कि बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से जो डीएपी खाद है वो पहले ये लोग 46 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करते थे, वो घट के 36 से 40 किलो प्रति एकड़ हो गई। मतलब फर्टिलाइजर खाद का भी इस्तेमाल कम हो गया, खाद भी कम इस्तेमाल करनी पड़ी। और ओवरऑल गेहूं की प्रोडक्शन बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से जब अगली गेहूं की फसल आई उसमें लगभग 8% की वृद्धि हुई है। तो जैसे दिल्ली के किसान खुश हैं, अब दिल्ली के लोग खुश हैं, ऐसे ही आस पड़ोस के राज्यों के किसान भी खुश हो सकते हैं अगर वहाँ की राज्य सरकारें भी बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करना चालू करें। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बाधित करे कि वो भी करें। केंद्र सरकार से भी हमारी अपील है कि आप राज्य सरकारों को कहिए कि अभी तक तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, अब तो कर सकते हैं, अब तो समाधान आ गया, अब तो सोल्यूशन है हमारे पास, अब तो कर सकते हैं। तो राज्य सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की, सारे किसानों के बायोडिकम्पोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में छिड़काव कराए। इतना सस्ता कोई भी राज्य सरकार करा सकती है, वो फ्री में छिड़काव कराए सारी राज्य सरकारें। और अब पराली को जलाने की जरूरत नहीं है, अब कम से कम हम लोगों को, सब लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये रिपोर्ट लेके मैं 1-2 दिन में समय लेके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से भी मिलने के लिए जाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो व्यक्तिगत तौर पे इस मामले में दखल अंदाजी करें। नमस्कार। वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल किसानों पराली और एयर पोल्यूशन को लेकर के मीडिया से खिताब कर रहे थे। हमारे साथ नाहिद लरी खान जी जुड़ चुकी हैं, बनी हुई है हमारे साथ। तो इससे पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आइडेंटिटी को लेकर के पॉलिटिक्स जारी है, वोट बैंक के हवाले से भी पॉलिटिक्स हो रही है। नाहिद जी ये बताएं कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे इससे पहले कि मुस्लिम वोट बैंक के हवाले से ये माना जा रहा है कि सपा को, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का जो वोट कैटर होता है वो अगर कांग्रेस उसको कैटर करने की कोशिश में लग जाती है तो उससे सपा को नुकसान होगा।
देखिए मुनव्वर साहिबा, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर बता रही हूँ कि दरअसल जो प्रियंका जी कोशिश कर रही है कि जो उनका वोट बीजेपी में चला गया है वो कैसे जैसो तैसो वापस लाने का, कांग्रेस में वापस लाने का वो कोशिश कर रही है। अब वो इसमें कितनी कामयाब होगी वो वक्त बताएगा। और रही बात समाजवादी पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स की, तो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अकलियत के लोग हैं, ये सब चूंकि समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों को लेकर चलती है, इसलिए हमारे वोटरों के ऊपर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप मुसलमानों की बात करें तो अकलियत के और दलित वर्ग के लोग आज तक नहीं भूले हैं 6, 7, 8 दिसंबर 1992 को। यह एको कर रही मेरी आवाज? 6, 7, 8 दिसंबर 1992, 6, 7, 8 दिसंबर 1992 जब नरसिम्हा राव जी जो है वजीर आजम थे मुल्क के, और उन्हीं के सरकार में सेंटर में मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद साहब और सलमान खुर्शीद साहब। और तब जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब इन लोगों ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, ना रोका ना कुछ कहा, ये एकदम खामोश थे। अब ये दलित और अकलियत जो है ये लगभग 30-35 साल हो गए हैं, इस बात को भूली नहीं है और अगली 150 साल ये बात नहीं भूलेगी। और अगर आप बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का तो कोई पार्टी मुकाबला कर ही नहीं सकती, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि हम लोग तो मुसलसल कई सालों से धरती पर हैं, संघर्ष करें। अभी देखिए आपके कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है अब्बास हैदर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अब्बास साहब, ये बताएं कि सीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे कर रही है। नहीं, देखिए जो सलमान खुर्शीद साहब का बयान है उसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, तो वही नेतृत्व कर रही हैं। लगातार वो कार्यकर्ताओं से हजारों की तादाद से मिल रही हैं, पिछले 4 दिनों से वो लखनऊ में ही हैं और लगातार लोगों से मिल रही है, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, कार्यकर्ताओं से सुन रही हैं। और कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पे जो अपने कार्यकर्ता हैं, एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है प्रशिक्षण से पराक्रम, जिसमें हम 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को 100 दिन के अंदर प्रशिक्षण देने का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें करीब 25-40 हजार कार्यकर्ताओं को हम लोग ऑलरेडी प्रशिक्षण दे चुके हैं। इसी तर्ज पे अभी जो है 12,000 किलोमीटर की कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालने जा रही है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो उत्तर प्रदेश की आवाम है, उसकी जो समस्याएं हैं, जो बीजेपी के संकल्प पत्र में 2017 में वादे हुए थे और जो उनके बाद वादा खिलाफी हुई है, जो इनकी सरकार में भ्रष्टाचार है, अपराध जो बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के हम जनता तक पहुंचे 2022 के चुनाव से पहले। तो ये कांग्रेस पार्टी का प्रयास है और प्रियंका जी लगातार उस पर काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। और जहां तक आपने पूछा कि सीएम फेस की बात, तो कांग्रेस पार्टी देखिए फेस की राजनीति में विश्वास नहीं करती, हम काम की राजनीति में विश्वास करते हैं। प्रियंका जी हमारी नेता हैं, उसके बाद एक प्रक्रिया है, चुनाव के बाद जो नतीजे होते हैं उसके बाद विधायक दल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। ये बताएं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आगे जो है चेहरा वही बन सकती है, इसको लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर फैमिली पॉलिटिक्स के हवाले से बात कही है कि कांग्रेस पार्टी जो है गांधी परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाता। देखिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश को लेकर चलने वाली इकलौती पार्टी है जो हर समुदाय, हर धर्म को साथ में लेकर के चलती है और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को जोड़ता है। अगर आप देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें तो जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जीवित थे, इंदिरा गांधी जी सांसद भी नहीं हुई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को चुना, वो मंत्री बनी, फिर बाद में प्रधानमंत्री बनी। ऐसी राजीव जी के साथ है और फिर आप देखें राजीव जी के बाद भी 8-9 साल कांग्रेस पार्टी में कोई गांधी परिवार, सोनिया जी राजनीति में नहीं एक्टिव हुई, उनको लाया गया राहुल। तो गांधी परिवार जो है इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, इनके परिवार ने अपनी बिल्कुल, और इसी वजह से जो है इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उनको लोगों ने चुना। लेकिन अब जो है लोग फैमिली पॉलिटिक्स से तंग आ चुके हैं।
देखिए, ये फैमिली पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स है जनता की। देखिए, कभी आपने राहुल जी को या प्रियंका जी को कभी राज्यसभा भेजा हो कांग्रेस पार्टी ने, या राहुल जी जो है मंत्री बने हो सरकार में 2004 से 2014 तक वो सांसद थे, तो आप कहेंगे कि पार्टी ने उन्हें दिया। उन्होंने लगातार संगठन में काम किया, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो। सोनिया जी ने तो प्रधानमंत्री का पद भी त्याग दिया। और आप देखिए कि उन्होंने जनता से चुन के आए हैं, चाहे वो बिल्लारी से सोनिया जी चुनी गई हो, चाहे राहुल जी। तो देखिए, जनता ने मौका दिया, जनता ने चुना है। जब जनता हाथों हाथ ले रही है तो मुझे नहीं लगता नाहिद जी ये बताएं कि क्या जनता, क्या आवाम आज भी गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के तौर पर देखती है या देखना चाहती है कि आज भी गांधी परिवार की ही पहचान, कांग्रेस की पहचान रहेगी? क्या लोगों में इस तरह का मानना है? मुनव्वर साहिबा, मैं तो ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप कोई भी समाजवादी पार्टी का मुकाबला कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो। आज जमीन पर अगर कोई पार्टी है पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है, जो संघर्ष कर रही है, जनमानस के मुद्दों को मुंह पुरजोर तरीके से उठा रही है। हम लोग जनता के बीच में हैं। 2017 में अगर वाकई लोगों से इतनी जुड़ी हुई पार्टी है तो 2017 में वैसी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई दी। नहीं, देखिए 2017 की अगर आप बात करेंगे तो उस वक्त जो है झूठ, छल, कपट, ये सब जो है सच पर हावी हो गया था, विकास पर हावी हो गया था। आप ये समझे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी हो गए और तमाम हमारे नेता हैं, वो तमाम यात्राएं कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तो कई महीनों से, अभी अगले महीने भी, अक्टूबर तक भी वो कई हजार किलोमीटर जो यात्रा कर रहे हैं, और अगस्त से कर रहे हैं। किसान नौजवान पटेल यात्रा कर रहे हैं, जनादेश यात्रा चल रही है, महिला कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, व्यापारी सम्मेलन चल रहा है, जन क्रांति यात्रा हुई, जन आक्रोश यात्रा हुई, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन। सपा के क्या वादे रहेंगे आने वाले चुनाव में? मैनिफेस्टो के लिहाज से क्या कुछ बड़े वादे रहेंगे आवाम के लिए सपा के? मुद्दों को ही सपा मुसलसल समाजवादी पार्टी आवाम के मुद्दों को उठा रही है। अब चाहे आप देखिए जिस तरह से महिलाओं में इस योगी सरकार में त्राही रही, महिलाएं कितना परेशान रही, तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। पूर्व से लेकर पश्चिम, वो पहले भी कहा जाता था। दिल दहलाने। नाहिद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है, बताएं। जी, आपसे ये कहना चाह रही थी, आप बात कर रही हैं जंगल राज की, तो यूपी में पहले भी सरकारें रही हैं जिनको लेकर के जंगल राज की बात कही जाती है। नहीं, आप जो बात कह रही हूँ मैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये जंगल राज का तमगा आज तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य के किसी भी सरकार को नहीं दिया, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये तमगा देने का काम किया है। ये बताएं नाहिद जी, अगर आप कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो सही से नहीं चल रही है, जंगल राज चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के तहत नाकाम रही है, ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है, जो मासेस में उनकी एक्सेप्टेंस है, क्या सपा उसको बीट कर पाएगी? देखिए, ये काली दिल, काली टोपी, काली सोच, काली जबान वाले लोग हैं। इनसे अब जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये सच्ची सफेद बातें करेंगे। आप ये समझे कि आज जनता जो है, आदित्यनाथ जी जिस किस्म की जो है बदकलामी और बदजबानी के लैंग्वेज का वो यूज करते हैं, उन्होंने केरला और तमिलनाडु में भी जो चुनाव था वहां पर भी बदकलामी और बदजबानी की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जनता वहां की बहुत आक्रोशित हुई और वहां पर बीजेपी का डब्बा गोल हुआ। जितनी सीटें थी बीजेपी के पास वो भी खत्म हो गई, और दोनों स्टेट्स में बीजेपी, दोनों स्टेट्स की पॉलिटिक्स में भी बहुत फर्क है। अब्बास हैदर साहब, ये बताएं कि 7 सीटें मिली थी 2017 में कांग्रेस को, और अब कांग्रेस दावा कर रही है 100 सीटों का, कैसे ये जो है मुमकिन हो पाएगा? नहीं, कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने 32 साल में सबको देख लिया
कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिला 32 साल में। अब मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की आवाम मौका देगी। और प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं। इस समय कांग्रेस जमीन पर जा रही है। आप समझ लीजिए जो मैनिफेस्टो भी हमारा बनाया जा रहा है वो एक एक जिले सलमान खुर्शीद साहब और उनकी टीम जाकर के विजिट कर रही है, वहां लोगों से पूछ रही है उनकी क्या समस्या है, उसको लेकर के मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है। और उसमें भी सबसे ऊपर किसानों का और महिलाओं का मुद्दा रखा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो देश में सबसे ज्यादा है। ऐसी उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो, चाहे बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो भी, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। तो जो योगी सरकार की विफलताएं हैं उनको लेकर के कांग्रेस जन जन तक जाएगी और कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश की जनता हाथों हाथ ले रही है। आप ये बताएं कि 7 सीटों से सीधा सरकार बनाना, वो भी बिना कोई अलायंस के, ये मुमकिन किस तरह से होते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, क्योंकि और पार्टियां धर्म और जाति की राजनीति कर रही हैं। कोई पार्टी किसी जाति के विशेष पे काम कर रही है, कोई किसी धर्म पे काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये चीज समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश की आवाम भी ये चीज समझ चुकी है कि जो बीजेपी और इनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, उसमें चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अगड़े पिछड़े दलित, सब हैं उसमें। तो कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय को हमेशा से साथ में लेकर चलने वाली राजनीति करती आई है और उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी सबका कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है और आने वाले चुनाव में अवाम किसको एक्सेप्टेंस ज्यादा देती है? क्योंकि यूपी में हम देख रहे हैं कि तमाम तर पार्टियां ही सियासी चुनाव को लेकर के सरगर्म हो चुकी हैं और तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम तर पार्टियां ही जीत का दावा कर रही है और अकेले लड़ने पर और अकेले जीतने पर का दावा तमाम तर पार्टियां कर रही हैं। अब्बास हैदर साहब, साथ ही साथ नाहिद लारी खान साहिबा, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।